नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की। दोस्तों, हम साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में थे। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था और अब हम आ गए फाइनल पार्ट में जो है पार्ट 3। हाँ जी, हाँ दोस्तों, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने उसमें देखा था फंडामेंटल राइट तक। ठीक है, अब हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, डीपीएसपी। दोस्तों, डीपीएसपी जो बी आर अम्बेडकर जी थे, वो उन्होंने कहा था जो डीपीएसपी है वो नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने इसको कहा था डीपीएसपी को। और ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग बांटते हैं। जो पहला है वो सोशलिस्ट, जो दूसरा है वो गांधीयन और तीसरा जो है वो है लिबरल। ठीक है दोस्तों, इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गांधीयन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, कहाँ से हमने ये लिया था। ठीक है, ये आपको बताना है। दोस्तों, ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले तो नहीं, एक लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया कि ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और डीपीएसपी क्या करता है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखना कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है उसको ये डीपीएसपी प्रमोट करता है और वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में बताता है। और दूसरी बात, जैसा कि हमने इसलिए पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट क्या है, वो जस्टिसेबल है, यानी कि मतलब वो कोर्ट में आप उसको वायलेशन के लिए आप उसको कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब आप अगर आपको लग रहा है कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे केस कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे एज एग्जांपल आप समझ लो, जैसे मान लो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले, नौकरी नहीं मिले, तो इसके लिए आप जाके कोर्ट में नहीं केस कर सकते कि हाँ भाई हमें नौकरी नहीं मिल रही है। हो सकता है कि हाँ स्टेट के पास वैसे रिसोर्स नहीं होंगे इसीलिए वो नहीं दे पा रहे नौकरी, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है कि आपको वो नौकरी दें, क्योंकि 5 साल के बाद तो उन्हें आपके पास ही जाना है वोट मांगने के लिए ना, तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि वो नौकरी दे। तो इसके लिए आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते, कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते हाँ भाई हमें नौकरी नहीं दी जा रही है, आप वहाँ पे जाके देखो। ठीक है, दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग द लॉ। जी हाँ दोस्तों, जब इसमें जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जब स्टेट कोई भी जब लॉ बनाता है तो उसमें इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और मिनर्वा मिल केस, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, आगे आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, इसलिए आप ये चीज़ दिमाग में रखना। ठीक है, मिनर्वा मिल केस 1980 सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो फाउंड किया गया है वो एक फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बेडरॉक पे, यानी इन दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्टेट को। ठीक है दोस्तों, अब डीपीएसपी तो हो गया, अब चलते हैं आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी राइट्स प्रोवाइड कर रही है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, सब चीज़ प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है देश के प्रति, आपके अपने नेशन के प्रति, तो वही होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और एक चीज़ और ये याद रखना कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनमरेटेड नहीं है, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस टाइम ये नहीं, उस टाइम उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये कब किया गया, इंटरनल इमरजेंसी के टाइम जब एक अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, उस टाइम इसको ऐड किया गया था। और किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था, ये भी चीज़ याद रखना आप, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये ऐड किया गया था। कौन सा पार्ट था, पार्ट 4A। ठीक है, और इसमें से बस एक ही आर्टिकल है 51A जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और कौन कौन से वो फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, उसमें बहुत सारे लोगों का खून बहाया। हमारे देश को जब आज़ादी मिली तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने खून बहाया, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, तब जाके हमारा इंडिया आज़ाद हुआ और तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो जिसको संविधान बोलते हैं वो बना था। ठीक है, अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना, मतलब कि आपको अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, अपने देश के सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन, आपको भाईचारा को बढ़ावा देना, मतलब सब में ब्रदरहुड, भाईचारा को बढ़ावा देना। ठीक है, ये कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमें
करनी पड़ती है, मतलब कि ये करना ही चाहिए, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना कि हाँ ये राइट हमारे लिए है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी दोस्तों हमारे लिए कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये ऐड किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और किसके रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, ठीक। और ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों सेक्युलर स्टेट, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसी भी रिलीजन को ऊपर नहीं मानता, वो सबसे ऊपर किसको मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब कि यहाँ सभी रिलीजन के लोग, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, कोई भी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में सब एक हैं, सब उसके नज़र में सब एक है। और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों कि ये सेक्युलर जो सेक्युलरिज्म वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये कब ऐड किया गया, उसी टाइम 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था इमरजेंसी के टाइम में, उसी टाइम सेक्युलर स्टेट को ऐड किया गया था, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखना, क्योंकि जो 42 अमेंडमेंट एक्ट था दोस्तों उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम बहुत सारे चेंजेस हुए थे, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन उलट पुलट हो गई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ हटाए गए थे, बहुत सारी चीज़ ऐड किए गए थे, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते। और दोस्तों हाँ, यहाँ मैंने तो एक लाइन में समझा दिया, लेकिन जब आगे ये सेक्युलरिज्म आएगा तो वहाँ पे हर एक प्रोविजन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस होंगे कि सेक्युलरिज्म होता क्या है, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन है। इसलिए आप परेशान मत होना कि हाँ क्या सेक्युलरिज्म हमें बस इतना ही पढ़ना है, जी नहीं दोस्तों, आपको सेक्युलरिज्म में सारे उसके प्रोविजन पढ़ते हैं, कब आया, कैसे आया, किसके रिकमेंडेशन पे आया, हर चीज़। जब हम प्रीएम्बल स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारे चीज़ आते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप परेशान मत होना, ये जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं ये सारी आगे जाकर रिपीट होने वाली है। यहाँ तो बस आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है कि आपको एक फैमिलियर आप हो जाओ इस वर्ड से, ताकि आपको आगे कुछ नया ना लगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो भी 18 साल से ऊपर है, 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर है, उनको वोट देने का अधिकार है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन मैन वुमेन एनीवन, ठीक है। तो या तो महिला हो या तो पुरुष हो, कोई भी हो, उनको वोट देने का अधिकार है, बशर्ते वो 18 या 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। और दोस्तों पहले ये 21 वर्ष थी, पहले मतलब कि 1989 से पहले ये 21 वर्ष था। बाद में इसको अमेंड करके जो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसको बोला जाता है, उस टाइम इसको 21 से लेके 18 कर दी गई, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपना जो देश है वो अडॉप्ट करता है किसी भी इलेक्शन के लिए, या तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये देख लेते हैं सिंगल सिटीजनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा जो इंडिया है वो सिंगल सिटीजनशिप को ये करता है, प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप सिर्फ इंडिया के सिटीजन हो, आप किसी और देश के सिटीजन नहीं बन सकते हो। अगर आपने मान लो किसी और जगह की सिटीजनशिप ले ली तो क्या होगा, आपकी इंडिया की सिटीजनशिप बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल डिनाई कर दी जाएगी उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में 2 सिटीजनशिप चलती हैं। पहला एक तो जो यूएसए का है, जो पूरा यूएसए का हो जाएगा, और दूसरा वो जिस स्टेट को बिलोंग करता है, जिस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करता है, वो उस स्टेट का भी सिटीजनशिप रहेगा। लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, अपने इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट। अगर मान लो आप मध्य प्रदेश से आते हो, ठीक है, तो मध्य प्रदेश से अगर आप आते हो तो आपको इंडियन सिटीजन ही माना जाएगा। आप कौन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरा एक चैप्टर है सिटीजनशिप, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको समझेंगे कि सिटीजनशिप कैसे आया, इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन है, कब जाके आपकी सिटीजनशिप छीन जाती है, क्या प्रोविजन है इंडियन सिटीजनशिप को लेने के लिए, तो बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये भी आप माइंड में बिल्कुल बैठा के रखना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ हमारे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट बॉडी को भी प्रोवाइड करता है। वो कौन कौन से बॉडी हैं, पहले मुझे ये बताया इंडिपेंडेंट बॉडी कौन कौन से होते हैं। एक तो लेजिस्लेटिव हो गया, एक एग्जीक्यूटिव हो गया, एक जुडिशरी हो गया। आपको बस इन तीनों के बारे में ही पता है, लेकिन अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो और भी बहुत सारे बॉडी को, इंडिपेंडेंट बॉडी को प्रोवाइड करता है। कौन कौन से, इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब वो इंश्योर करता है कि इंडिया में जो भी इलेक्शन होंगे वो फ्री और फेयर होंगे। मतलब वो हर चीज़ को देखेगा, ऐसा तो नहीं है कि हाँ पैसे देके वोट खरीदे जा रहे हैं, वो हर चीज़ देखता है, ठीक है। उस इलेक्शन की जो काउंटिंग होती है वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों, जैसे मान लो किसी की सरकार है, ठीक है,
मेजोरिटी सरकार है, ठीक है, उस टाइम सरकार चल रही है। अब क्या हुआ कि उन्होंने कुछ कर दिया, मतलब उसको इलेक्शन कमीशन को अगर इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहती तो वो उसको अपने अंडर में ले लेंगे, और अपने अंडर में ले लेंगे क्या होगा, तो वो उसके हिसाब से चलेगी, ठीक है। इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया। दूसरा कैग, मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑडिट होते हैं, जितने भी पैसे की लेन देन होती है, वो उसका हिसाब कौन रखता है, कैग रखता है। उसका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या करता है, ऑल इंडिया सर्विस को रिक्रूट करता है, या फिर हायर सेंट्रल लेवल सर्विस को रिक्रूट करता है, ठीक है। क्या करने के लिए, गवर्नर को डिसिप्लिनरी मैटर पे सजेस्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वो क्या करता है, स्टेट लेवल पे, यानी यूपीएससी क्या करता है, अब सेंट्रल लेवल पे करता है ना, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस क्या करता है कि वो स्टेट लेवल पे ही जो सर्विसेज हैं उसको रिक्रूट करता है, किसके लिए, गवर्नर को एडवाइस करने के लिए कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर में, ठीक है। अब ये तो हो गया इंडिपेंडेंट बॉडी। दोस्तों ये भी हर एक जो इलेक्शन कमीशन है इसका अलग चैप्टर है, कैग का अलग चैप्टर है, यूपीएससी का अलग चैप्टर है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी अलग चैप्टर है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से, आप इसको माइंड में रखना है। इसको हम बहुत ही डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर में समझेंगे, जब ये वाले चैप्टर आएंगे, इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी, हर चीज़ को, ये सारा एक एक लेक्चर है दोस्तों। ये जितना भी आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन, इस पे कम से कम 2 लेक्चर बनेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, आगे हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अब तो आपको इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता ही होगा। 1975 आपको पता है नेशनल इमरजेंसी लगी थी, पता, जिस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो प्रेसिडेंट, अगर इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है, जैसे मान लो कि कोई भी पहले तो आप ये देख लो कि इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इमरजेंसी नेशनल कब लगेगी, जब कोई भी रिबेलियन हो जाए, मतलब कि कहीं वार वगैरह डिक्लेयर हो जाए, तब क्या कर दी जाएगी, इमरजेंसी लगा दी जाएगी। स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखना कि जो स्टेट इमरजेंसी होती है उसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो स्टेट में कोई गवर्नमेंट बनी, लेकिन वो गवर्नमेंट उस स्टेट को चलाने में असक्षम है, मतलब वो चला ही नहीं पा रहे उस स्टेट को, तब प्रेसिडेंट को ऐसा लगेगा कि हाँ, वहाँ की जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो फेल हो चुकी है, और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा, मतलब वहाँ प्रेसिडेंट का रूल चलेगा, ठीक है, जब तक एक नई सरकार, नई रिस्पॉन्सिबल सरकार नहीं बन जाती है, ठीक है। अब आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, फाइनेंशियल, यानी कि आप समझ सकते हो दोस्तों, आपको याद है ना 1991 जिस टाइम रिफॉर्म हुआ था जिसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म बोला जाता है, जिसमें एलपीजी लाई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसी टाइम जिस टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई थी दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी थी। क्यों, मनमोहन सिंह और एक और थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, एक और थे जिन्होंने पूरा देश को बचा लिया था। उन्होंने क्या किया था, पूरा लिबरलाइजेशन कर दिया था, यानी कि कोई बाहर से जो कंपनियां आएंगी वो यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकती है, मतलब पूरा लिबरल कर दिया गया था दोस्तों। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब फाइनेंशियल इमरजेंसी का चैप्टर आएगा। और इमरजेंसी के टाइम क्या होता है, जितने भी स्टेट हैं, स्टेट की सारी पावर जो है वो कंसोलिडेट होकर कहाँ जाती है, सेंटर के पास। मतलब कि अब जितनी पावर स्टेट को दी गई है वो सारी खत्म कर दी जाती है, वो सारी डिनाई होती है, और वो पावर किसके पास आ जाती है, सेंटर के पास आती है, ठीक है। और ये क्या करता है, अगर मान लो पहले तो फेडरल सिस्टम था, क्योंकि सारी जो चीज़ें थी वो एक हायरार्की में चल रही थी। जैसे मान लो स्टेट, सेंटर अपना काम कर रहा है, स्टेट अपना कर रहा है, कहीं ना कहीं वो फेडरल सिस्टम थी। लेकिन इमरजेंसी के टाइम क्या होता है, उसको यूनिटरी बना दिया जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो पूरा प्रेसिडेंट के अंडर में चल जाता है, तो वो यूनिटरी बन जाता है। और दोस्तों ये यूनिक फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों इमरजेंसी को भी ध्यान में रखना, हम लोग जब इसका चैप्टर आएगा तो भी हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे, नेशनल इमरजेंसी को, स्टेट इमरजेंसी को और फाइनेंशियल इमरजेंसी को, ठीक है। जो अपना आर्टिकल, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 352 में। स्टेट इमरजेंसी कहाँ, किस में आता है, आर्टिकल 356 में। और स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ आता है, आर्टिकल 360 में। तो दोस्तों इसको हल्का सा माइंड में रखना, इसको हम लोग आगे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं 3 टायर गवर्नमेंट के बारे में। आपको पता है ना कि जैसे सेंटर हो गया, फिर स्टेट हो गया, उसके अंडर में आता है, ठीक है। फिर दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1932, जिसमें क्या हुआ, पंचायती, जो पंचायत राज होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेस दे दिया गया। मतलब कि जो रूरल लोकल गवर्नमेंट, जब आपको पंचायत के बारे में पता होगा ना, वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है, ठीक है। अब वो क्या होता है, जो वो किस में रखा गया, पार्ट 9
एंड उसको नया शेड्यूल बना दिया गया, शेड्यूल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी जो हुई 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 गेव अ कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन टू द म्यूनिसिपलिटीज, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है उसको, और ये किस में रखा कि पार्ट 9A में, और एक नई शेड्यूल बना दी गई पार्ट शेड्यूल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे हर साल यूपीएससी में पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग हल्का माइंड में रखना। 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम लोग बहुत डिस्कस में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो आप इसको हल्का सा माइंड में रखना। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पंचायत राज को और म्यूनिसिपलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन दे दी गई थी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए हमारा आज हमारा चैप्टर 3 खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल के बारे में, ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ लिए, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ ली, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो पढ़ लिए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम लोग साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन का अपने फीचर्स देख लिए। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चलेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे कहाँ से? प्रीएम्बल से। आपको पता है ना, जो अपना जो स्टार्टिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रीएम्बल से ही होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी की भी सीरीज चल रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज्योग्राफी को अच्छे से क्लियर कर ले, जीसी लियोंग की ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी आपकी क्लियर हो जाए तो आप वो भी आप जाके जरूर देखना। तो दोस्तों आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।